नमस्कार। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से ई कंटेंट के अंतर्गत पीजी क्लासेस के लिए एमएससी थर्ड सेम केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूनिट फिफ्थ मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस सेकेंड लेक्चर में मैं डॉक्टर डी.एस. सलूजा, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय एमवीएम भोपाल, आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेरे फर्स्ट लेक्चर में हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन, इसका बेसिक प्रिंसिपल तथा इससे रिलेटेड उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे रिकॉइल एनर्जी, डॉपलर इफेक्ट आदि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आइए अब हम मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेरे सेकेंड लेक्चर में हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड वे सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जैसे आइसोमर शिफ्ट, क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग तथा जीमान स्प्लिटिंग को वेरियस एग्जांपल्स के आधार पर समझते हैं। Now, first of all, we will discuss some important points of basic principle of Mossbar spectroscopy in short. As we have already discussed in my first lecture that Mossbar spectroscopy deals with recoilless emission and absorption of gamma radiations emitted from a radioactive nucleus. Second important point we have discussed in the principle of Mossbar spectroscopy was that the sample atoms must be same as that of gamma rays emitter source atom. यदि गामा रेस इमिटर के रूप में हमने आयरन 57 लिया है तो एब्जॉर्बर भी आयरन 57 ही होगा। Third important point was that the energy of emitted gamma radiations was in the range of 10 to 200 kilo electron volt and the half-life of gamma emitter in excited state should be in the range of 10⁻⁻6 seconds to 10⁻⁻10 seconds. One more important point we have discussed was that the resonance energy required for transition for iron 57 nuclei is 14.4 kilo electron volt. Now we will discuss some important parameters involved in Mossbar spectroscopy. These parameters are isomer shift, quadrupole splitting and Zeeman splitting. Now we will discuss the first parameter, isomer shift. Isomer shift या जिसे isomeric shift भी कहा जाता है may be defined as it is a relative measure describing a shift representing the resonance energy of a nucleus due to interaction of electrons from ground state to excited state within its s orbitals. It arises due to the interaction between nuclear charge and surrounding s electron clouds, and due to this interaction the energy of nuclear energy levels increases to some extent. It is also important to note here that isomer shift does not create any splitting in nuclear energy levels. It is only the shifting of nuclear energy levels. इस इंटरेक्शन के कारण सोर्स तथा एब्जॉर्बर के बीच एस इलेक्ट्रॉन एनवायरनमेंट में होने वाला चेंज रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन को चेंज कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप एब्सॉर्प्शन पीक शून्य के सापेक्ष पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड शिफ्ट हो जाती है तथा इसे ही आइसोमर शिफ्ट के रूप में मेजर कर लिया जाता है। चूंकि यह शिफ्टिंग डायरेक्टली मेजर नहीं की जा सकती, इसलिए इसे किसी नॉन एब्जॉर्बर की पीक के सापेक्ष मेजर किया जाता है। मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में होने वाली यह आइसोमर शिफ्ट ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल शिफ्ट, तथा यहाँ पर मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आइसोमर शिफ्ट को सिंबल डेल्टा से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में होने वाली यह आइसोमर शिफ्ट हमें पोजीशन ऑफ पीक्स के बारे में बताती है तथा यह एब्जॉर्बिंग न्यूक्लियस के चारों ओर उपस्थित सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी पर डिपेंड करती है। Isomer shift delta is represented
by the equation 2 pi upon 5 Ze square psi square r square, where Z is the nuclear charge, r radius of nucleus, and psi square is the electron density. From the above equation, it is clear that the value of isomer shift delta is directly proportional to the square of electron density surrounding the nucleus. आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से आइसोमर शिफ्ट को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम आयरन कॉम्प्लेक्सेस का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आयरन के दो कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रमशः +2 और +3 है, अर्थात Fe2+ और Fe3+। अब Fe2+ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6 4s0 तथा Fe3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 4s0। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के आधार पर हम यह देख सकते हैं कि आयरन के इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान 0 है। अतः स्पष्ट है कि इस एग्जाम्पल में आइसोमर शिफ्ट डेल्टा का मान इनके d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करेगा तथा जिस कॉम्प्लेक्स के लिए d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान अधिक होगा, हाई होगा, उसके लिए आइसोमर शिफ्ट डेल्टा का मान भी अधिक होगा। इसलिए उपरोक्त आधार पर यह स्पष्ट है कि Fe2+ कॉम्प्लेक्स के लिए d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान अधिक है, क्योंकि इसमें 6d इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि Fe3+ कॉम्प्लेक्स के लिए d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान कम अर्थात 5d इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए स्पष्ट है कि Fe2+ कॉम्प्लेक्स के लिए आइसोमर शिफ्ट का मान Fe3+ कॉम्प्लेक्स की तुलना में अधिक होगा। आइए अब हम यही बात टिन कॉम्प्लेक्स के लिए करते हैं। इस एग्जाम्पल में भी हमारे पास टिन के दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, Sn2+ और Sn4+। इसमें Sn2+ कॉम्प्लेक्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट का मान +2 है, जबकि Sn4+ कॉम्प्लेक्स के लिए +4। इसलिए Sn2+ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4d10 5s2, जबकि Sn4+ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4d10 5s0। इसलिए टिन के इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जहां Sn2+ कॉम्प्लेक्स में s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान 2 है, वहीं Sn4+ में s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान 0 है। अब चूंकि टिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए आइसोमर शिफ्ट का मान s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर निर्भर करता है, इसलिए उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि Sn2+ के लिए आइसोमर शिफ्ट का मान Sn4+ से अधिक होगा। तो इस प्रकार से किसी दिए गए कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तथा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के आधार पर मोसबार एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस की आइसोमर शिफ्ट को मेजर किया जा सकता है। Now we will see the change in the value of isomer shift delta with oxidation state and electronegativity of ligand groups. For iron complexes, the value of isomer shift delta decreases as the value of oxidation state of iron complexes increases. For example, in K2FeO4, Na4FeO4 and KFeO2 complexes, the oxidation state of iron is highest, that is +6 for K2FeO4 complex, but the value of isomer shift for this complex is lowest in all these three complexes of iron, whereas the oxidation state for KFeO2 complex is lowest, that is +3, but its isomer shift value is highest in all these three complexes of iron. Similarly, the value of isomer shift delta decreases as the value of electronegativity of ligands decreases. For example, in FeI2,
FeBr2 and FeF2 complexes, the electronegativity of fluorine atom is highest among halogens and iodine has the lowest electronegativity. Hence, on the basis of electronegativity, we can see the value of isomer shift delta is high for FeF2 complex, whereas it is lowest for FeI2 complex among these three complexes of iron. So, as the electronegativity of ligands decreases, the value of isomer shift also decreases for iron complexes, and as the value of oxidation state of iron increases, isomer shift decreases. Now, we will see the quadrupole splitting. Nuclei having the angular momentum I is greater than half have a non-symmetrical charge distribution as shown in the figure given below. Such type of non-symmetrical charge distribution produces a nuclear quadrupole moment, and this nuclear quadrupole moment produced by this non-spherical charge distribution or unsymmetrical ligand arrangement interact with electric field gradient EFG and leads to splitting in nuclear energy levels as I plus half nuclear energy levels, and the selection rule for quadrupole splitting is given as delta Mi is equal to 0 or plus minus 1. वह सभी मोसबार एक्टिव न्यूक्लियाई जिनके लिए न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर I का मान हाफ या इससे अधिक होता है क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग शो करती हैं तथा यह क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग फार्मूला I प्लस हाफ के अनुसार होती है। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, उदाहरण के लिए ऐसी न्यूक्लियाई जिनके लिए न्यूक्लियर स्पिन स्टेट I की वैल्यू 3/2 या इससे अधिक होती है, दैट इज आयरन 57 और टिन 119। इस प्रकार की न्यूक्लियाई यहाँ पर क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग शो करती हैं। एग्जाम्पल के लिए न्यूक्लियर स्पिन स्टेट I इज इक्वल टू 3/2 वाली न्यूक्लियाई क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग द्वारा टू सब एनर्जी स्टेट्स दैट इज I इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ एंड I इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 में स्प्लिट हो जाएगी तथा हमें यहाँ पर इसके मोसबार स्पेक्ट्रम में एक टू लाइन स्पेक्ट्रम या एक डबलेट प्राप्त होगी। इसी प्रकार से I इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2 वाली न्यूक्लियस क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग द्वारा तीन सब एनर्जी लेवल्स या तीन सब एनर्जी स्टेट्स में स्प्लिट हो जाएगी, दैट इज I इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस 3/2 एंड प्लस माइनस 5/2, जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर यह बताना भी महत्वपूर्ण होगा कि क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग का मान ज्योमेट्री तथा सिमेट्री ऑफ लिगेंड्स तथा मेटल आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। न्यूक्लियर स्पिन स्टेट I इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2 और I इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/2 के बीच होने वाले क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग के कारण होने वाले ट्रांजिशंस को यहाँ पर दिखाया गया है। न्यूक्लियर स्पिन स्टेट I इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2 क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग के कारण थ्री सब एनर्जी स्टेट्स में तथा I इज इक्वल टू 7/2 न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स। आगे फार्मूला I प्लस हाफ के अनुसार फोर सब एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगी, जिसमें सिलेक्शन रूल डेल्टा Mi इज इक्वल टू 0 और प्लस माइनस 1 के अनुसार कुल 8 अलाउड ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे तथा इन 8 अलाउड ट्रांजिशंस के करस्पॉन्डिंग मोसबार स्पेक्ट्रम में 8 पीक्स हमें प्राप्त होंगी, जैसे कि इस स्लाइड में दिखाया गया है। Nuclear quadrupole splitting depends upon the following two important factors. First, geometry and symmetry of ligands, and second, on the electronic configuration of central metal ion. First, we will see the effect of geometry of ligands on Mossbar spectrum. Here, there may be two types of ligands, symmetrical
and unsymmetrical. For example, in MLN type of complexes जिसमें सभी लिगेंड्स एक समान है तथा लिगेंड सिमेट्री प्रेजेंट है, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक सिंगल पीक शो करते हैं। जैसे कि FeCN6 4- कॉम्प्लेक्सेस में हम देख सकते हैं कि सभी 6CN लिगेंड्स सेम है, अर्थात लिगेंड सिमेट्री प्रेजेंट है। इसलिए FeCN6 मोसबार स्पेक्ट्रम में एक सिंगल पीक शो करेगा, जबकि MLN LM टाइप के कॉम्प्लेक्स जिसमें दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए FeCN5 NO में जिसमें 5 CN लिगेंड्स एक प्रकार के तथा एक NO लिगेंड अलग प्रकार का है, अर्थात लिगेंड अनसिमेट्री प्रेजेंट है, तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स मोसबार स्पेक्ट्रम में दो पीक्स या एक डबलेट शो करते हैं। यदि सभी लिगेंड्स सेम है तो सिंगल पीक तथा यदि सभी लिगेंड्स सेम नहीं है तो डबल पीक प्राप्त होती है। लिगेंड सिमेट्री के बाद अब हम सेकेंड फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन पर बात करते हैं। सबसे पहले हम स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। यदि किसी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल है तो उसके मोसबार स्पेक्ट्रम में एक सिंगल पीक प्राप्त होगी, जबकि यदि मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनसिमेट्रिकल है तो हमें टू पीक्स या डबलेट प्राप्त होगी। एग्जाम्पल के लिए FeSO4.7H2O कॉम्प्लेक्स को लेते हैं। यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जिसमें 6d इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा T2Z4 Eg2। चूंकि यह एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसके T2Z में 4 इलेक्ट्रॉन्स तथा Eg में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनसिमेट्रिकल होगा तथा मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनसिमेट्रिकल है तो 2 पीक्स प्राप्त होती हैं। अतः यहाँ पर FeSO4.7H2O के मोसबार स्पेक्ट्रम में हमें 2 पीक्स प्राप्त होंगी। इसी प्रकार से यदि हम FeCl3 कॉम्प्लेक्स को लें तो FeCl3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तथा इसमें 5d इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। चूंकि यह एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2Z3 Eg2 होगा, जो कि एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसके मोसबार स्पेक्ट्रम में एक सिंगल पीक प्राप्त होगी। स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस के बाद अब हम स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। सर्वप्रथम हम K4FeCN6.3H2O का एग्जाम्पल लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जिसमें 3d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चूंकि यह एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2Z6 Eg0 होगा तथा क्योंकि यह एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसके मोसबार स्पेक्ट्रम में हमें एक सिंगल पीक प्राप्त होगी। अब यदि हम K4FeCN6 के स्थान पर K3FeCN6 कॉम्प्लेक्स को लेते हैं तो इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जिसमें 3d ऑर्बिटल में 5d इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और चूंकि यह एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2Z5 Eg0 होगा। चूंकि यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनसिमेट्रिकल है, इसलिए इसके मोसबार स्पेक्ट्रम में 2 पीक्स अर्थात एक डबलेट प्राप्त होगी। यहाँ पर यह भी नोट करने योग्य है कि जहाँ स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस में के केस में Fe2+ आयन के लिए 2 पीक्स प्राप्त होती हैं, वहीं स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्सेस के लिए Fe2+ के लिए हमें एक सिंगल पीक प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस के लिए
जहां Fe2+ के लिए एक सिंगल पीक प्राप्त हो रही थी, वहीं Fe3+ के लिए हमें 2 पीक्स अर्थात डबलेट प्राप्त हो रही है। Now we will see the example of spin crossover complexes. Let us consider the example of FePS2 NCS2 complex, and we will see the effect of temperature on Mossbar spectrum of this complex. Here the electronic configuration of iron is 3d6. At low temperature, its electronic distribution will be T2G6 EZ0, that is a symmetrical electronic configuration, and hence a single peak is obtained in its Mossbar spectrum at low temperature. But at high temperature, its electronic distribution will be as T2Z4 EZ2. Since this electronic distribution is unsymmetrical, and hence the Mossbar spectrum of this complex at high temperature will show a 2-peak spectrum or a doublet. इस स्लाइड में हम किसी डबलेट में दोनों पीक्स के बीच के डिस्टेंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे. फॉर दिस वी विल कंसीडर द एग्जांपल ऑफ FeH2O5Cl+1 एंड FeH2O5Cl+2. यहाँ पर इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड अनसिमेट्रिकल है तथा हम जानते हैं कि यदि लिगेंड अनसिमेट्री प्रेजेंट है तो हमें डबलेट प्राप्त होगी. यहाँ पर इस एग्जांपल में फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दैट इज FeH2O5Cl+1 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2+ है, जिसमें 3d6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन T2Z4 EZ2 होगा, जो कि एक अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके कारण इस कॉम्प्लेक्स की दोनों पीक्स के बीच का डिस्टेंस अधिक होगा, हाई होगा, जबकि FeH2O5Cl2+ कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट Fe3+ है, जिसमें 3d5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन T2Z3 EZ2 होगा. चूंकि यह एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स की डबलेट में दोनों पीक्स का डिस्टेंस पहले वाले कॉम्प्लेक्स की तुलना में कम होगा, लो होगा. Now we will see about Zeeman splitting. Zeeman splitting was first observed by Dutch physicist Peter Zeeman in 1896. As in his experiment, he observed that when the source of spectrum is kept in a strong magnetic field, the yellow D lines of sodium are splitted into several splitting lines. This phenomena of splitting the spectral lines into fine structure in the presence of a strong magnetic field is known as Zeeman splitting. Here it is important to understand that the nucleus within the atom experiences many kinds of magnetic fields generated by the spin of electrons, their orbital movement and dipolar effect, besides the applied magnetic field, and the net magnetic field experienced by the nucleus is the sum of all these magnetic fields generated by these different regions. In the presence of magnetic field, the interaction between nuclear spin and applied magnetic field, the nuclear spin states splitted in 2I+1 sub-energy states, and transitions are possible between them. According to the selection rule, delta Mi is equal to 0 or plus minus 1. Nuclear spin state I is equal to half is splitted into two sub-energy states, and spin state I is equal to 3/2 is splitted into 4 sub-energy states, and so on. Here in this slide, the Zeeman splitting is shown for iron 57 nucleus. यहाँ पर यह दिखाया गया है कि जब सोर्स एटम आयरन 57 से रिक्वायर्ड
ट्रांजिशन एनर्जी 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गामा रेडिएशन सैंपल और एब्जॉर्बर न्यूक्लियाई आयरन 57 पर इंसिडेंट कराए जाते हैं तो सैंपल न्यूक्लियाई में रेजोनेंस की स्टेट क्रिएट हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप होने वाली आइसोमर शिफ्ट में किसी प्रकार की स्प्लिटिंग नहीं होती, केवल न्यूक्लियर स्पिन स्टेट की एनर्जी कुछ सीमा तक इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता, परंतु मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होने वाली जीमान स्प्लिटिंग के अंतर्गत स्पिन स्टेट I इज इक्वल टू हाफ टू सब स्टेट्स में तथा न्यूक्लियर स्पिन स्टेट I इज इक्वल टू 3/2 4 सब स्पिन स्टेट्स में स्प्लिट हो जाएगी, जिनमें सिलेक्शन रूल डेल्टा Mi इज इक्वल टू 0 और +-1 के अकॉर्डिंग 6 अलाउड ट्रांजिशंस होंगे तथा इस प्रकार से आयरन 57 के मोसबार स्पेक्ट्रम में इन 6 अलाउड ट्रांजिशंस के करस्पॉन्डिंग हमें 6 पीक्स प्राप्त होंगी। इसी प्रकार से यदि हम न्यूक्लियर स्पिन स्टेट I इज इक्वल टू 5/2 वाले किसी कॉम्प्लेक्स जैसे निकिल कॉम्प्लेक्स को कंसीडर करें तो यहाँ पर NiF6 कॉम्प्लेक्स में क्योंकि निकिल की स्पिन स्टेट I का मान 5/2 है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इस केस में I इज इक्वल टू हाफ के लिए जीवान स्प्लिटिंग के परिणाम स्वरूप फार्मूला 2I+1 से 2 सब एनर्जी स्टेट्स क्रिएट होंगे तथा I इज इक्वल टू 3/2 और I इज इक्वल टू 5/2 क्रमशः 4 और 6 सब एनर्जी स्टेट्स में स्प्लिट हो जाएंगे, जिसे हाइपरफाइन स्प्लिटिंग भी कहा जाता है। इस प्रकार से निकिल कॉम्प्लेक्स के केस में जबकि हाईएस्ट स्पिन स्टेट I का मान 5/2 है, सिलेक्शन रूल डेल्टा Mi इज इक्वल टू 0 या +-1 के अनुसार टोटल 12 ट्रांजिशंस तथा इन 12 ट्रांजिशंस के करस्पॉन्डिंग 12 पीक्स हमें मोसबार स्पेक्ट्रम में प्राप्त होंगी। नाउ वी विल सी द रिव्यू ऑफ स्प्लिटिंग पैटर्न्स इन मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पर इस स्लाइड में आयरन 57 के लिए मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के तीनों पैरामीटर्स दैट इज आइसोमर शिफ्ट, क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग तथा जीमान स्प्लिटिंग को रिव्यू के रूप में एक साथ दिखाया गया है। इन आइसोमर शिफ्ट there will be no splitting, only the energy of nuclear spin states increases by a small amount of energy. Now in quadrupole splitting, in the absence of magnetic field, nuclear spin states are splitted into I plus half nuclear spin states and transitions are allowed in these splitted nuclear energy states as per selection rule delta Mi is equal to 0 or +-1. Here for iron 57 nuclei, 2 transitions are possible. Now in the presence of magnetic field, each nuclear spin states are splitted into 2I+1 nuclear spin states as called Zeeman splitting or hyperfine splitting, and start transitions as selection rule delta Mi is equal to 0 or +-1. Here in the case of iron 57, total 6 allowed transitions and therefore 6 peaks are obtained in the Mossbar spectrum of iron 57. आइए अब हम कुछ मोसबार एक्टिव न्यूक्लियाई के बारे में जान लेते हैं। ऐसी कम ही न्यूक्लियाई हैं जिनका कि मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। इनमें आयरन 57, निकेल 61, टिन 119, एंटीमनी 123, आयोडीन 127, आयोडीन 129, जेडोलिनियम 155, मरकरी 177, गोल्ड 157, डाइट्रोसियम 161, इरिडियम 166, ट्रोलियम 169, टोलोनियम 181, टंगस्टन 182, इरिडियम 191 तथा प्लेटिनम 195 प्रमुख हैं।
Now, assess yourself. Question first. The correct order of isomers if delta is in the Mossbar spectrum for iron 57 source to iron 57 sample compound is option A. Fe2 is greater than Fe3 is greater than Fe4. B. Fe3 is greater than Fe2 is greater than Fe4. C. Fe3 is greater than Fe4 is greater than Fe2. And option D. Fe2 is greater than Fe4 is greater than Fe3. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें Fe2, Fe3 और Fe4 तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर यह डिसाइड करना होगा कि आयरन की किस ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे अधिक है। जिस ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे अधिक होगी उसके लिए आइसोमर शिफ्ट डेल्टा की वैल्यू भी सबसे अधिक होगी। चूंकि आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2, इसलिए इस आधार पर Fe2+ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6, Fe3 का 3d5 तथा Fe4 के लिए 3d4। इसलिए इस आधार पर हम यह पाते हैं कि Fe2+ में चूंकि सबसे अधिक d इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 6d इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसलिए इसके लिए आइसोमर शिफ्ट भी सबसे अधिक होगी, जबकि Fe4 में केवल 4d इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसके लिए आइसोमर शिफ्ट का मान भी आयरन के इन तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स में सबसे कम होगा। इसलिए आइसोमर शिफ्ट का सही ऑर्डर होगा Fe2 is greater than Fe3 is greater than Fe4 तथा इस आधार पर दिए गए क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, इसलिए यही फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड, among the following those can act as Mossbar active nuclei: A. iodine 129, B. cobalt 57, C. iron 57 and D. antimony 121. Now check the correct option. Option first A, B, C and D. Second B, C and D. Third A, B and D and fourth A, C and D. यहाँ पर आयोडीन 129, आयरन 57 तथा एंटीमनी 121 तीनों मोसबार एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, परंतु कोबाल्ट 57 मोसबार इनएक्टिव न्यूक्लियाई है। इसलिए इन चारों दिए गए ऑप्शंस में से हमारा सही ऑप्शन वही होगा जिसमें बी शामिल नहीं है, अर्थात फोर्थ ऑप्शन ही हमारा सही आंसर होगा। नाउ फॉर फर्दर रीडिंग प्लीज रेफर टू these books. First, NMR, NQR, EPR and Mossbar spectroscopy in inorganic chemistry by V. Paris, Alice Haywood. Second, spectrometric identification of organic compounds by R.M. Silverstein, John Wille publication. Third, application of spectroscopy of organic compounds by J.R. Dyer, Prentice Hall publication. Fourth, spectroscopic methods in organic chemistry by D.H. Williams, Tata McGraw-Hill publication. And fifth, inorganic electronic spectroscopy by A.P.B. Lever elsewhere. Thank you.